उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्यों के इतिहास के स्रोत। कल्याणी, कर्नाटक का बसवा कल्याण को राजधानी बनाकर उभरने वाला उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य दक्षिण भारत का एक अत्यंत प्रभावशाली राजवंश था, जिसका राजनीतिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य और प्रशासनिक योगदान दक्कन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वंश के इतिहास को समझने के लिए कई प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं: शिलालेख, ताम्रपत्र, साहित्य, विदेशी विवरण और पुरातात्विक अवशेष। ये सभी स्रोत मिलकर चालुक्य शासन की प्रकृति, उनके युद्ध, प्रशासन, धर्म और सामाजिक संरचना का जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत शिलालेख हैं। ये अभिलेख मंदिरों, चट्टानों, स्तंभों और जल निर्माण स्थलों पर उकेरे हुए मिलते हैं। इन शिलालेखों में राजा के उपाधियों, दानपत्रों, युद्ध विजयों, प्रशासनिक विभाजनों, ग्राम अधिकारों और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से तैलप द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठम और सोमेश्वर तृतीय के काल के शिलालेख चालुक्य इतिहास की रीढ़ माने जाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रकूटों का पतन हुआ और तैलप द्वितीय की विजय ने चालुक्यों को पुनः सत्ता के शिखर पर पहुंचाया। ताम्रपत्र इस काल के प्रशासनिक दस्तावेजों की तरह हैं, जिनमें भूमि दान, अनुदान, कर, छूट और अधिकारों का विधिवत रिकॉर्ड मिलता है। ये ताम्रपत्र न केवल शासन के आर्थिक आधार को प्रकट करते हैं, बल्कि चालुक्य समाज के वर्ग विभाजन, गांव व्यवस्था और शैक्षिक धार्मिक संस्थाओं को दिए गए संरक्षण की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ताम्रपत्रों में प्रयुक्त भाषा, संस्कृत और कन्नड़, चालुक्य काल की सांस्कृतिक स्थिति को भी प्रतिबिंबित करती है। साहित्य भी चालुक्य इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इस काल में कन्नड़ और संस्कृत साहित्य ने विशेष उन्नति प्राप्त की। बिल्हण की प्रसिद्ध संस्कृत कृति विक्रमांकदेव चरितम विक्रमादित्य षष्ठम के जीवन और विजयों का सुंदर वृत्तांत प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार सोमेश्वर तृतीय द्वारा रचित मानसोल्लास एक विश्वकोशीय ग्रंथ है, जिसमें राजनीति, संगीत, नृत्य, शिकार, स्वास्थ्य, रसकला, खाद्य व्यंजन, स्थापत्य, इन सभी विषयों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ चालुक्य संस्कृति का जीवंत दर्पण है। कवियों, वचनकारों की रचनाएं, वीर गाथाएं और जैन ग्रंथ इस काल की सामाजिक धार्मिक स्थिति को उजागर करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, मंदिर, किले, मूर्तियां, स्थापत्य स्थल भी चालुक्य इतिहास का अद्भुत संग्रह प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मेश्वर, गदग, इटगी, कल्याणी, बसवा कल्याण, ऐहोल पत्तड़कल परिसर और पुराना बीदर जैसे क्षेत्रों में चालुक्य स्थापत्य कला का उत्कर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विशेषकर चालुक्य होयसला शैली के मिश्रित रूप वाली मंदिर वास्तुकला उनके सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रमाण है। इन संरचनाओं से हमें उस समय की तकनीकी दक्षता, धार्मिक विविधता और कलात्मक समृद्धि का प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। इसके अलावा नाणे, साक्ष्य, कॉइन्स भी चालुक्य इतिहास की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझने में सहायक हैं। सिक्कों पर अंकित राज चिन्ह, देव प्रतिमाएं और राज्य उपाधियां उनके वर्चस्व, व्यापारिक संपर्क और मुद्रा व्यवस्था को उजागर करती हैं। भारत और दक्कन से गुजरने वाले कुछ शर्मनाक काल के यात्री और विद्वान भी अप्रत्यक्ष रूप से चालुक्य शासन का उल्लेख करते हैं। उनके विवरणों से राजनीतिक और व्यापारिक महत्व वाले नगरों के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। इस प्रकार कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्यों के इतिहास को शिलालेखों की कठोरता, साहित्यिक रचनाओं की गहराई, पुरातत्व की दृश्य साक्ष्यता और ताम्रपत्रों की प्रशासनिक स्पष्टता, इन सभी का संयुक्त स्वरूप समझने में सहायता करता है। यह बहुस्तरीय स्रोत परंपरा हमें इस शक्तिशाली वंश के राजनीतिक उत्थान,
सांस्कृतिक अभिरुचि और सामाजिक आर्थिक तंत्र की व्यापक तथा प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है। राजनैतिक इतिहास तैल अथवा तैलप द्वितीय तैला 2/तैलप 2 वर्णात्मक गद्य शैली में। तैलप द्वितीय, जिसे इतिहास में तैलप या तैलप 2 कहा जाता है, पश्चिमी चालुक्य वंश का वह तेजस्वी शासक था जिसने राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन की राजनीतिक धारा को पूरी तरह बदल दिया। उसका उदय दक्कन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसी ने एक ढहते हुए क्षेत्रीय ढांचे को पुनर्संगठित करके चालुक्य साम्राज्य को पुनर्जीवन प्रदान किया। वह केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक, साहसी और धैर्यवान शासक था जिसने दक्कन की राजनीति को नया स्वरूप दिया। तैलप द्वितीय का प्रारंभिक समय संकट और संघर्षों से भरा हुआ था। राष्ट्रकूट साम्राज्य कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद तेजी से विकसित हो रहा था। खोट्टिक और कार्क द्वितीय जैसे कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य बिखर चुका था। सामंत स्वतंत्र होते जा रहे थे और दक्कन की शक्ति संतुलन व्यवस्था पूरी तरह ढह गई थी। ऐसे समय में तैलप द्वितीय ने अपने चालुक्य वंश के गौरव को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। वह मूलतः चालुक्य वंश की एक कनिष्ठ शाखा का प्रमुख था, परंतु उसमें वह वीरता, कूटनीति और महत्वाकांक्षा थी जो बड़े राजनीतिक परिवर्तन लाती है। उसका सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था राष्ट्रकूट साम्राज्य को समाप्त करके चालुक्य सत्ता की पुनर्स्थापना। कार्क द्वितीय की कमजोरी और राष्ट्रकूट सामंतों के असंतोष ने तैलप को अवसर दिया। उसने सामंतों और स्थानीय शक्तियों से समर्थन प्राप्त किया और तेजी से राष्ट्रकूट क्षेत्रों पर आक्रमण किया। निर्णायक युद्ध में कार्क द्वितीय पराजित हुआ और चालुक्य वंश पुनः सत्ता पर स्थापित हो गया। इस घटना ने दक्कन की राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख दी। राष्ट्रकूटों के लगभग 2 शताब्दियों के शासन का अंत हुआ और चालुक्यों का नए रूप में उदय हुआ। तैलप द्वितीय ने राजधानी कल्याणी को अपना राजनीतिक केंद्र बनाया। इससे दक्कन के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों पर नियंत्रण आसान हो गया। उसने अपने शासन की शुरुआत साम्राज्य को स्थिरता देने के लिए सामंतों को पुनर्संगठित करने, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और सैनिक शक्ति को पुनर्जीवित करने से की। उसकी नीति यह थी कि पहले आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और फिर बाहरी विस्तार किया जाए। उसका शासनकाल केवल राष्ट्रकूटों को अपदस्थ करने तक सीमित नहीं था, उसने पड़ोसी राज्यों की चुनौतियों से भी दृढ़ता से सामना किया। विशेषकर परमार राजा मुंज के साथ उसके संघर्ष प्रसिद्ध हैं। मुंज एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और वीर शासक था, जिसने कई बार दक्कन पर चढ़ाई की। तैलप द्वितीय ने उसकी महत्वाकांक्षा का अंत करते हुए उसे युद्ध में बंदी बनाया और पराजित किया। मुंज की पराजय तैलप द्वितीय की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। इससे दक्कन पर चालुक्य शक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित हुई और उत्तरी सीमाएं सुरक्षित हो गईं। दक्षिण में चोलों की बढ़ती शक्ति एक दूसरी बड़ी चुनौती थी। तैलप द्वितीय ने चोलों के साथ संघर्ष में संयम और रणनीतिक संतुलन का परिचय दिया। वह जानता था कि चोल सेना अत्यंत सुदृढ़ है और सीधे टकराव से साम्राज्य पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इसलिए उसने चोल चालुक्य संघर्ष को सीमित रखते हुए अपने साम्राज्य के आंतरिक ढांचे को अधिक मजबूत करने पर बल दिया। इसी कारण बाद में सोमेश्वर प्रथम और विक्रमादित्य षष्ठम जैसे शासकों को दक्षिण में चोल विरोधी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ठोस आधार मिला। तैलप द्वितीय का शासन दक्कन में चालुक्य पुनर्जागरण का प्रतीक है। उसने न केवल एक विशाल साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया, बल्कि दक्कन की राजनीति में एक नई ऊर्जा और दिशा उत्पन्न की। उसके काल में प्रशासनिक ढांचा पुनर्गठित हुआ, सामंतों में निष्ठा स्थापित हुई और कला संस्कृति को संरक्षण मिलने लगा। इस प्रकार तैलप द्वितीय वह शासक था जिसने इतिहास की धारा को पलट दिया,
राष्ट्रकूटों के अंत और चालुक्यों के पुनर्जन्म का सूत्रधार बनकर। उसकी राजनीतिक कुशलता, सैन्य कौशल और रणनीति ने दक्कन में शक्ति संतुलन को नए रूप में ढाला और उसे मध्ययुगीन दक्षिण भारत की प्रमुख हस्तियों में स्थान दिलाया। चोलों तथा परमारों से संघर्ष। तैलप द्वितीय तैलप II तैलप द्वितीय के शासनकाल का सबसे चुनौतीपूर्ण और निर्णायक पक्ष था उसका चोलों और परमारों जैसी दो सशक्त राजवंशों से संघर्ष। ये दोनों संघर्ष दक्कन और मध्य भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं और तैलप की योग्यता, धैर्य तथा सैन्य रणनीति को प्रदर्शित करते हैं। इन युद्धों ने न केवल चालुक्य सत्ता की पुनर्स्थापना सुनिश्चित की, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर राजनीतिक आधार तैयार किया। परमारों से संघर्ष। मुंज का आक्रामक अभियान। परमार वंश का राजा मुंज, वाकपति मुंज, उस समय उत्तर भारत का अत्यंत शक्तिशाली और साहसी शासक था। उसकी प्रसिद्धि, वीरता और युद्ध कौशल ने उसे कवि सम्राट और रणधीर दोनों उपाधियां दिलाई थी। मुंज की महत्वाकांक्षा केवल मालवा तक सीमित नहीं थी, वह दक्कन पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। राष्ट्रकूटों के पतन और चालुक्यों के पुनरुत्थान के शुरुआती चरण में उसे लगा कि तैलप द्वितीय को पराजित करना आसान होगा। मुंज ने कई बार दक्कन में प्रवेश किया और विभिन्न सीमांत प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया। तैलप द्वितीय ने प्रारंभ में उसकी शक्ति और अनुभव को देखते हुए अत्यंत संयम और सावधानी से प्रतिक्रिया दी। परंतु जब मुंज बार बार आक्रमण करता गया, तब तैलप ने निर्णायक लड़ाई के लिए अपनी सेना को संगठित किया। इतिहास के उल्लेख बताते हैं कि एक बड़े युद्ध में तैलप द्वितीय ने मुंज को पराजित कर बंदी बना लिया। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि मुंज को तैलप के आदेश से मृत्युदंड दिया गया, जबकि कुछ में उसके युद्ध में मारे जाने का संकेत मिलता है। परिणाम चाहे जो भी हो, यह विजय तैलप की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता थी। मुंज की पराजय ने परमारों की दक्कन अभियान की महत्वाकांक्षा को समाप्त कर दिया और तैलप द्वितीय की प्रतिष्ठा दक्कन और मध्य भारत दोनों में अत्यधिक बढ़ गई। यह संघर्ष तैलप की युद्ध रणनीति और धैर्य का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। चोलों से संघर्ष। दक्षिणी शक्ति संतुलन की चुनौती। दूसरी ओर दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। राजा राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे सम्राटों ने चोल शक्ति को समुद्र तटों से लेकर दक्कन के मैदानों तक फैलाया। चालुक्यों और चोलों के बीच संघर्ष केवल सैन्य शक्ति का टकराव नहीं था, यह दक्कन और दक्षिण के राजनीतिक नेतृत्व का प्रश्न बन गया था। तैलप द्वितीय को चोलों की शक्ति और उनकी उग्र युद्ध रणनीति का पूरा एहसास था। इसलिए उसने चोलों से सीधे टकराव के बजाय रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाई। चोलों के आक्रमणों से बचते हुए उसने अपने उत्तरी दक्षिणी सीमांत प्रदेशों को सुदृढ़ किया, जिससे चोल सेना उसकी राजधानी तक पहुंचने में सफल न हो सकी। कुछ अवसरों पर चोलों ने चालुक्य सहयोगियों और सीमा प्रांतों पर दबाव बनाया, परंतु तैलप ने अपने कूटनीतिक संबंधों, सामंतों की शक्ति और सैन्य सज्जा का लाभ उठाकर चोलों को दक्कन में कोई निर्णायक सफलता प्राप्त नहीं करने दी। तैलप द्वितीय की यह नीति अत्यंत दूरदर्शी सिद्ध हुई। उसने चोलों को खुला युद्ध करने का अवसर नहीं दिया, दक्कन के सामंतों को अपने पक्ष में बनाए रखा और भविष्य के लिए बल मजबूत किया, जिस पर बाद में सोमेश्वर प्रथम और विक्रमादित्य षष्ठम जैसे शासकों ने विजय अभियान चलाए। इस प्रकार चोलों से तैलप का संघर्ष सीधे युद्ध की तुलना में राजनीतिक धैर्य, संतुलन और सामरिक तैयारी का उदाहरण है। सार रूप में तैलप द्वितीय के दोनों संघर्ष, परमारों से जो उत्तर का सीधा सैन्य मुकाबला था और चोलों से जो दक्षिण का सामरिक संतुलन था, उसकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता के दो अलग अलग रूप प्रस्तुत करते हैं।
परमारों पर उसकी निर्णायक विजय और चोलों की शक्ति को सीमित रखने की उसकी रणनीति ने चालुक्य साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और दक्कन की राजनीति को स्थिरता प्रदान की। इस प्रकार तैलप द्वितीय केवल राष्ट्रकूटों का अंत करने वाला विजेता नहीं था, वह दक्कन की राजनीतिक धारा का पुनर्निर्माता और चालुक्य शक्ति का वास्तविक स्थापक था। सत्याश्रय राजनैतिक इतिहास। सत्याश्रय, जिसे सत्याश्रय यशोधर भी कहा जाता है, उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्यों का वह तेजस्वी शासक था जिसने तैलप द्वितीय द्वारा स्थापित नए साम्राज्य को दृढ़ आधार प्रदान किया। वह तैलप द्वितीय का उत्तराधिकारी था और उसके शासनकाल में चालुक्य शक्ति दक्कन में एक सुदृढ़ राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगी। तैलप ने जिस साम्राज्य को पुनर्जीवित किया था, सत्याश्रय ने उसी को स्थिरता, विस्तार और संगठित संरचना प्रदान की। सत्याश्रय का उदय ऐसे समय में हुआ जब दक्कन की राजनीतिक भूमि अभी भी अस्थिरता से गुजर रही थी। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद अनेक सामंत शक्तिशाली हो गए थे और चोल तथा बादामी चालुक्यों के अवशेष तत्व भी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त परमारों के साथ तैलप द्वितीय की सफलता के बाद भी उत्तर की राजनीतिक स्थिति संवेदनशील बनी हुई थी। सत्याश्रय के लिए यह आवश्यक था कि वह पहले आंतरिक सुव्यवस्था स्थापित करे, फिर बाहरी चुनौतियों का सामना करे। उसने अपने शासनकाल में यही नीति अपनाई। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी दक्कन के सामंतों को पुनः चालुक्य सत्ता के प्रति निष्ठावान बनाना। उसने स्थानीय प्रमुखों, सैन्य प्रधानों और प्रांतीय शासकों को नियंत्रित रखने के लिए कठोर और अनुशासित नीति अपनाई। जहां आवश्यक हुआ, वहां सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और जहां सहयोग की आवश्यकता थी, वहां कूटनीतिक सहमति बनाई। इससे साम्राज्य का भीतरी ढांचा मजबूत हुआ। चोलों से प्रारंभिक संघर्ष सत्याश्रय के शासनकाल का महत्वपूर्ण अध्याय है। चोल साम्राज्य उस समय अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी नजरें दक्कन पर थी। सत्याश्रय को कई बार चोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। विशेषकर राजराज प्रथम के साथ उसका संघर्ष प्रसिद्ध है। चोल सेना ने चालुक्यों की सीमाओं पर आक्रमण किए और सत्याश्रय ने यथासंभव इन आक्रमणों को रोका। यद्यपि कुछ सीमांत प्रदेशों में चोलों को अस्थायी सफलता मिली, पर सत्याश्रय ने उन्हें दक्कन के भीतर गहराई तक प्रवेश नहीं करने दिया। उसकी कूटनीतिक दृढ़ता और रणनीतिक धैर्य ने चोलों की दक्कन अभियान को सीमित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर की दिशा में सत्याश्रय ने परमारों की स्थिति पर भी ध्यान बनाए रखा। मुंज की मृत्यु के बाद परमार साम्राज्य का नेतृत्व भोज प्रथम जैसे बुद्धिमान शासक के हाथों में था, जो स्वयं एक विद्वान और शक्तिशाली राजा था। सत्याश्रय ने परमारों से अनावश्यक संघर्ष से बचते हुए एक संतुलित नीति अपनाई, जिससे दक्कन की उत्तरी सीमाएं शांत बनी रहीं। इस प्रकार उसकी राजनैतिक परिपक्वता उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। सत्याश्रय कला, साहित्य और स्थापत्य का भी संरक्षक था। उसके शासनकाल में कन्नड़ साहित्य और शिलालेख परंपरा ने पुनर्जीवन प्राप्त किया। वह स्वयं वीर, उदार और राजकीय अनुशासन वाला शासक माना जाता है। शिलालेख उसे सिंहसार, वीरा नृपति तथा सत्याश्रय कुल दीपक जैसे उपाधियों से विभूषित करते हैं, जो उसकी वीरता और प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। उसका शासनकाल चालुक्य साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार के लिए एक संगठनात्मक चरण था। उसने न केवल साम्राज्य को आंतरिक रूप से मजबूत किया, बल्कि आगे आने वाले शासकों, विशेषतः सोमेश्वर प्रथम और विक्रमादित्य षष्ठम, के लिए एक दृढ़ राजनीतिक नींव तैयार की। इस प्रकार सत्याश्रय दक्कन की राजनीति में वह शासक था जिसने पुनर्जीवित चालुक्य साम्राज्य को स्थिरता, सामरिक संतुलन और सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। उसकी नीतियों ने दक्कन को पुनः एक सशक्त केंद्र के रूप में
स्थापित किया और चालुक्यों की प्रतिष्ठा आने वाले लंबे काल तक बनाए रखी। विक्रमादित्य पंचम राजनैतिक इतिहास। विक्रमादित्य पंचम उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य वंश का वह महत्वपूर्ण शासक था जिसने सत्याश्रय की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए दक्कन की बदलती हुई परिस्थितियों में साम्राज्य को संभालने का प्रयास किया। उसका शासनकाल एक संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है, जहां एक ओर चोल साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर पहुंचा हुआ था, वहीं दूसरी ओर चालुक्यों को दक्कन में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा था। विक्रमादित्य पंचम इसी जटिल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उभरा और उसने अपनी नीतियों के माध्यम से साम्राज्य को स्थिर रखने की कोशिश की। विक्रमादित्य पंचम का उदय ऐसे समय में हुआ जब दक्कन की सीमाएं अस्थिरता से घिरी थी। चोलों के आक्रमणों ने दक्षिणी प्रदेशों को प्रभावित किया था और चालुक्यों को अपनी केंद्रीय शक्ति को बचाने के लिए रणनीतिक सावधानी अपनानी पड़ रही थी। विक्रमादित्य पंचम ने सबसे पहले अपनी आंतरिक प्रशासनिक शक्ति को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया। उसने प्रांतीय शासकों, सामंतों और स्थानीय नायकों को पुनर्संगठित किया ताकि राज्य की रक्षा और शासन का ढांचा मजबूत रहे। उसके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता थी चोलों के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखना। चोल सम्राट राजराज प्रथम और उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम दक्षिण भारत में व्यापक विस्तार कर रहे थे। विक्रमादित्य पंचम ने चोलों के इस आक्रामक अभियान को समझते हुए सीधी टक्कर से बचने की नीति अपनाई। उसने दक्कन के उन क्षेत्रों को विशेष रूप से सुदृढ़ किया जिन पर चोलों की दृष्टि थी और सैन्य तैयारी को निरंतर बनाए रखा। यद्यपि उसके काल में चोलों से कोई बड़ा निर्णायक युद्ध नहीं हुआ, पर उसने सक्रिय कूटनीति और सीमांत सुरक्षा के माध्यम से चोल प्रभाव को सीमित रखा। विक्रमादित्य पंचम का शासन केवल युद्ध नीति तक सीमित नहीं था। वह सांस्कृतिक संरक्षण और धर्म के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई शिलालेख बताते हैं कि उसने जैन और शैव परंपराओं के मठों तथा मंदिरों को भूमि दान और आर्थिक सहायता प्रदान की। उसकी नीतियों ने चालुक्य राज्य में धार्मिक विविधता को सुरक्षित रखा और दक्कन में आध्यात्मिक जीवन का विकास निरंतर जारी रहा। प्रशासनिक रूप से विक्रमादित्य पंचम एक अनुशासनप्रिय और दूरदर्शी शासक माना जाता है। उसने भूमि, राजस्व, व्यापार कर, स्थानीय स्वायत्तता और न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने का प्रयास किया। कई ताम्रपत्र और शिलालेख उसके शासन में जारी किए गए, जो यह दर्शाते हैं कि उसने आर्थिक प्रशासन को अत्यंत सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया। विक्रमादित्य पंचम के समय दक्कन की राजनीतिक स्थिति भले ही अत्यंत सुदृढ़ न रही हो, किंतु उसने साम्राज्य की गिरती शक्ति को अवरुद्ध किया और आंतरिक संगठन को टूटने नहीं दिया। यह उसकी उपलब्धि का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि उसने संघर्ष से भरे समय में चालुक्य साम्राज्य को सुरक्षित रखा ताकि उसके उत्तराधिकारी एक मजबूत आधार पर आगे बढ़ सकें। समग्र रूप से विक्रमादित्य पंचम वह शासक था जिसने दक्कन की राजनीति में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने की सफल कोशिश की। वह न तो अत्यधिक विजेता था और न ही आक्रामक नीति अपनाने वाला, बल्कि वह एक संयमित, व्यावहारिक और संगठनात्मक दृष्टि वाला राजा था, जिसके प्रयासों ने चालुक्य साम्राज्य की निरंतरता को संरक्षित रखा। उसकी भूमिका चालुक्य इतिहास में स्थिरता के कालखंड के रूप में याद की जाती है। जयसिंह द्वितीय राजनैतिक इतिहास। जयसिंह द्वितीय उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का वह शासक था जिसने अपने पूर्ववर्ती विक्रमादित्य पंचम की विरासत को संभालते हुए दक्कन की जटिल और संघर्षपूर्ण राजनीति में साम्राज्य को टिकाए रखने का प्रयास किया। उसका शासनकाल दक्कन के इतिहास का वह अध्याय है जहां चालुक्य साम्राज्य न तो पूर्ण शक्ति पर था और न ही पूरी तरह अवंती की ओर बढ़ चुका था,
बल्कि एक ऐसे नाजुक संतुलन पर खड़ा था जिसे कायम रखने के लिए निरंतर धैर्य, कूटनीति और सामरिक चौकसी की आवश्यकता थी। जयसिंह द्वितीय के समय दक्षिण भारत का राजनीतिक परिदृश्य अत्यंत उथल-पुथल भरा था। चोल साम्राज्य अपनी प्रबल सैन्य शक्ति के साथ विस्तार कर रहा था, जबकि दक्कन के भीतर कई स्थानीय सामंत अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता का दावा करने लगे थे। चालुक्यों को इन दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और भीतर की बिखरती सामंती व्यवस्था पर नियंत्रण। जयसिंह द्वितीय ने अपने शासन की शुरुआत सामंतों को अनुशासन में लाने के प्रयास से की। उसने कई विद्रोही नायकों को परास्त किया और प्रांतों को पुनः चालुक्य प्रशासन के अंतर्गत संगठित किया, जिससे राज्य की आंतरिक स्थिरता कुछ हद तक सुनिश्चित हुई। चोल चालुक्य संबंध जयसिंह द्वितीय के शासनकाल का केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न था। चोल सम्राट इस काल में उत्तर की ओर बढ़कर दक्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। कई सीमांत प्रदेशों पर दोनों शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कुछ मौकों पर चोल सेनाओं ने चालुक्य क्षेत्रों पर दबाव भी बनाया। जयसिंह द्वितीय ने चोलों का सामना सावधानी, सामरिक तैयारी और रक्षात्मक युद्ध नीति के माध्यम से किया। उसने खुले टकराव से बचते हुए दक्कन के उन सामरिक क्षेत्रों को मजबूत किया जिनके माध्यम से चोलों का प्रवेश संभव था। यद्यपि उसके शासनकाल में चोलों के विरुद्ध कोई विशाल निर्णायक अभियान नहीं हुआ, पर उसने उनके प्रभाव को सीमित रखा और चालुक्य राजधानी को सुरक्षित बनाए रखा। जयसिंह द्वितीय का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान यह था कि उसने आंतरिक स्वायत्तता और सामंती शक्ति के बीच एक संतुलन बनाया। दक्कन की सामाजिक संरचना में सामंतों का प्रभाव गहरा था और वे अक्सर अपनी शक्ति का विस्तार करने की कोशिश करते थे। जयसिंह ने ऐसे प्रमुख सामंतों को नियंत्रित करने के लिए दंड और उदारता दोनों का प्रयोग किया। कुछ विद्रोही प्रभुओं को सैन्य शक्ति से दबाया गया, जबकि कई विश्वासी अधिकारियों को उच्च पद और भूमि दान देकर राजनिष्ठ बनाया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जयसिंह द्वितीय का शासन उल्लेखनीय है। उसने जैन और शैव परंपराओं को संरक्षित रखा और कई धार्मिक संस्थानों को दान अनुदान प्रदान किए। उसके समय में शिलालेख जारी हुए, जिनमें उसकी उपाधियां, दान, धार्मिक संरक्षण और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये अभिलेख उसके शासन को एक संतुलित, शांतिप्रिय और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि जयसिंह द्वितीय विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध नहीं रहा, पर उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी चालुक्य साम्राज्य को टूटने नहीं देना। दक्कन में जिस राजनीतिक दबाव, सीमांत संघर्ष और सामंती विद्रोह का वातावरण था, उसमें साम्राज्य को स्थिर रखना ही एक बड़ी उपलब्धि थी। जयसिंह ने न तो चोलों को दक्कन में निर्णायक रूप से आगे बढ़ने दिया और न ही साम्राज्य की आंतरिक संरचना को ढहने दिया। इस प्रकार जयसिंह द्वितीय का शासनकाल चालुक्य इतिहास का वह शांत, स्थिरकारी और संयमपूर्ण अध्याय है जिसने साम्राज्य की निरंतरता को बनाए रखा और आगे आने वाले शासकों के लिए एक सुरक्षित राजनीतिक आधार तैयार किया। उसकी शासन दृष्टि में बल की बजाय संतुलन और कूटनीति को महत्व दिया गया, और यही उसके काल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। सोमेश्वर प्रथम राजनैतिक इतिहास। सोमेश्वर प्रथम, जिसे त्रैलोक्यमल्ल की गौरवपूर्ण उपाधि से सम्मानित किया गया, उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। उसका शासनकाल चालुक्य चोल संघर्ष का चरम, दक्कन की राजनीतिक सक्रियता का उत्कर्ष और दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन की निर्णायक पुनर्रचना का युग माना जाता है। सोमेश्वर प्रथम ने न केवल अपने साम्राज्य को विस्तार दिया, बल्कि दक्कन में चालुक्य वंश की प्रतिष्ठा को फिर से एक प्रबल शक्ति के रूप में स्थापित किया। सिंहासनारोहण और प्रारंभिक प्रशासन।
वह अपने पूर्ववर्ती जयसिंह द्वितीय के बाद सिंहासन पर बैठा। उसके राज्यारोहण के समय दक्कन की सीमाएं चोलों के बढ़ते प्रभाव से तनावपूर्ण थी। सामंतों में असंतोष था और कई प्रांत स्वतंत्र रुख अपनाने लगे थे। सोमेश्वर प्रथम ने पहले ही चरण में इन आंतरिक चुनौतियों को नियंत्रित करने का निश्चय किया। उसने सामंतों को अनुशासन में रखा और राज्य के प्रशासन को कठोर हाथों से पुनर्गठित किया। उसकी राजधानी कल्याणी सशक्त सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। चोल चालुक्य संघर्ष का उभार। सोमेश्वर प्रथम का शासनकाल चोलों के साथ निरंतर और तीव्र संघर्षों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उस समय चोल साम्राज्य का नेतृत्व राजाधिराज प्रथम और बाद में राजेंद्र द्वितीय जैसे बलशाली शासकों के हाथों में था। दोनों साम्राज्य दक्कन और दक्षिण भारत पर प्रभुत्व के लिए प्रयत्नशील थे। चोलों ने दक्कन की सीमाओं पर अनेक बार आक्रमण किए और सोमेश्वर प्रथम ने इनके प्रत्युत्तर में दृढ़ सैन्य रणनीति से मुकाबला किया। कई युद्ध, विशेषकर गांगेवाड़ी, कोंकण और तुंगभद्रा क्षेत्र के चालुक्य चोल शक्ति संतुलन के प्रतीक बन गए। यद्यपि इन युद्धों का कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला, परंतु सोमेश्वर प्रथम ने चोलों को दक्कन में निर्णायक रूप से बढ़ने नहीं दिया। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। महत्वपूर्ण अभियान और सैन्य शक्ति। सोमेश्वर प्रथम एक प्रबल सेनानायक था। उसने उत्तरी कर्नाटक, कोंकण, भीम दोआब और अनेक विद्रोही प्रांतों को सफलता से अपनी सत्ता के अधीन रखा। उसने अपने पुत्र विक्रमादित्य षष्ठम को दक्षिणी सीमाओं की रक्षा के लिए अग्रिम सेनानायक नियुक्त किया, जिसने बाद में चोल चालुक्य संघर्षों में अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया। सोमेश्वर की सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी दस्ता और धनुर्धारियों की मजबूत संगठित पंक्तियां थीं। सैन्य शक्ति के बल पर ही उसने चालुक्य साम्राज्य के वैभव को पुनर्जीवित किया। चोलों के विरुद्ध अंतिम संघर्ष और मृत्यु। सोमेश्वर प्रथम का अंतिम समय भी चोलों के विरुद्ध बड़े संघर्ष से भरा रहा। वह एक निर्णायक युद्ध की तैयारी में था, परंतु बीमारी ने उसे दुर्बल कर दिया। कहा जाता है कि अपनी बिगड़ती हुई अवस्था से व्यथित होकर उसने तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्म विसर्जन करके जीवन समाप्त कर लिया। यह घटना उसकी वीरता और कठोर संकल्प का प्रतीक भी मानी जाती है। सांस्कृतिक और प्रशासनिक योगदान। सोमेश्वर प्रथम कला और साहित्य का संरक्षक भी था। उसके शासनकाल में कन्नड़ और संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन मिला, शिलालेखों की संख्या बढ़ी, मंदिर निर्माण और धार्मिक संस्थाओं को दान अनुदान प्राप्त हुए। वह दानवीर, धर्मपरायण और प्रजावत्सल शासक के रूप में भी जाना जाता है। समग्र मूल्यांकन। सोमेश्वर प्रथम का शासन पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति स्थापना का महत्वपूर्ण अध्याय है। उसके काल में चालुक्य चोल संघर्ष चरम पर पहुंचा। दक्कन की राजनीति अत्यंत गतिशील हुई। चालुक्य साम्राज्य को स्थिरता और शक्ति मिली और साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहीं। वह एक योद्धा सम्राट, संगठक प्रशासक और सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में दक्कन इतिहास में अमर है। सोमेश्वर प्रथम चोलों से युद्ध। सोमेश्वर प्रथम के शासनकाल का सर्वाधिक नाटकीय और निर्णायक अध्याय चोलों के साथ उसके निरंतर और कटु संघर्षों में निहित है। यह संघर्ष केवल दो राजवंशों के बीच युद्ध नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च सत्ता के लिए चल रहा दीर्घकालीन शक्ति संग्राम था। दक्कन पर प्रभुत्व की चाह रखने वाले चालुक्यों और कावेरी डेल्टा से उभरकर दक्षिण में अपना साम्राज्य फैलाने वाले चोलों के बीच यह युद्ध कई दशकों तक चलता रहा। सोमेश्वर प्रथम इस बड़े ऐतिहासिक नाटक का केंद्रीय पात्र था, जिसने चोलों की बढ़ती आक्रामकता के विरुद्ध दक्कन को एक सुदृढ़ दीवार प्रदान की।
जब सोमेश्वर प्रथम गद्दी पर बैठा, उस समय चोल साम्राज्य अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। राजराज प्रथम और उसके उत्तराधिकारी राजाधिराज प्रथम ने दक्षिण में पांड्य, चेरा और श्रीलंका तक अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था। चोलों की यह विजयी धारा दक्कन की सीमाओं को चुनौती देने लगी। इस बढ़ते हुए दबाव के सामने सोमेश्वर प्रथम को न केवल अपने साम्राज्य की रक्षा करनी थी, बल्कि चोलों को समझाना था कि चालुक्य भूमि पर अधिकार प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। चोल चालुक्य संघर्ष का आरंभ सीमांत प्रदेशों, विशेषकर कोंकण, गंगावाड़ी और तुंगभद्रा दोआब से हुआ। चोल सेना अपनी तेज गति, अनुशासन और आक्रामक रणनीति के लिए प्रसिद्ध थी। वे पहले छोटे सीमांत नगरों और किलों पर आक्रमण करते, उन्हें लूटते और फिर भीतर की ओर बढ़ते। सोमेश्वर प्रथम ने इस खतरे को भांपते हुए दक्कन की रक्षा रेखा को मजबूत किया। उसने उत्तरी कर्नाटक में आयुध केंद्र स्थापित किए, किलों की मरम्मत करवाई और सैन्य टुकड़ियों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया। चोलों का पहला बड़ा आक्रमण राजाधिराज प्रथम के नेतृत्व में हुआ। उसकी सेना ने कदम प्रदेश और गंगावाड़ी के कई भागों पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों की सीमाएं संकट में आ गईं और एक समय ऐसा लगा कि चोलों की विजय धारा तुंगभद्रा नदी को पार कर कल्याणी की ओर बढ़ जाएगी। किंतु सोमेश्वर प्रथम ने अद्भुत धैर्य दिखाया। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और चोलों के विरुद्ध कई मोर्चों पर प्रतिरोध खड़ा किया। युद्ध के इस चरण में न तो चोल निर्णायक विजय प्राप्त कर सके और न ही चालुक्य सेना पूरी तरह उन्हें बाहर धकेल सकी। यह संघर्ष दोनों शक्तियों की दृढ़ता और सैन्य क्षमता का प्रमाण था। चोल चालुक्य युद्धों का दूसरा चरण और भी अधिक तीव्र हुआ। इस समय चोल सेना का नेतृत्व राजेंद्र द्वितीय कर रहा था, जो अपने पराक्रम और उग्रता के लिए प्रसिद्ध था। उसने कई बार चालुक्य प्रदेशों में गहराई तक प्रवेश किया। कहा जाता है कि चोल सेना तुंगभद्रा नदी तक पहुंच गई थी और वहां दोनों सेनाओं के बीच एक विशाल मुठभेड़ हुई। सोमेश्वर प्रथम स्वयं युद्ध क्षेत्र में उपस्थित रहा और अपनी सेना का नेतृत्व किया। उसकी दृढ़ता और सैनिकों की निष्ठा के कारण चोलों को निर्णायक सफलता नहीं मिल सकी। यह युद्ध दक्कन की शक्ति समता का प्रतीक बन गया, जहां दोनों ही साम्राज्य एक दूसरे को पूरी तरह परास्त करने में सक्षम नहीं थे। युद्धों के इस लंबे सिलसिले का तीसरा और महत्वपूर्ण चरण सोमेश्वर प्रथम के अंतिम वर्षों में हुआ। उस समय उसकी स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हो चुकी थी, परंतु चोलों से निर्णायक युद्ध की तैयारी जारी थी। राजाधिराज प्रथम ने चालुक्यों को अंतिम रूप से दबाने की इच्छा से एक बड़े अभियान की योजना बनाई, किंतु सोमेश्वर की राजनीतिक दूरदर्शिता और उसकी सेना की रणनीति ने चोल अभियान को सफल नहीं होने दिया। इसी तनावपूर्ण वातावरण में सोमेश्वर प्रथम की तबीयत अत्यंत गंभीर हो गई। कहा जाता है कि अपनी दुर्बलता से त्रस्त होकर उसने जीवन से संन्यास लेते हुए तुंगभद्रा नदी के तट पर स्वयं को जल में विसर्जित कर दिया। उसकी मृत्यु एक राजा की नहीं, बल्कि एक योद्धा की मृत्यु थी, जिसने अपने अंतिम क्षण तक चोलों को दक्कन में पैर जमाने नहीं दिया। सोमेश्वर प्रथम के चोलों के विरुद्ध युद्ध केवल पराजय और विजय का खेल नहीं था, यह दक्कन की राजनीतिक पहचान को बचाने का संघर्ष था। उसने चोलों के समक्ष दक्कन की शक्ति को मजबूती से खड़ा रखा। उसका संघर्ष भले ही निर्णायक विजय का रूप न ले सका हो, पर उसने चोल साम्राज्य को दक्कन में स्थायी रूप से स्थापित होने से रोक दिया और आगे चलकर उसके पुत्र विक्रमादित्य षष्ठम को चोलों के विरुद्ध बड़ी विजय का मार्ग प्रदान किया। सोमेश्वर द्वितीय राजनैतिक इतिहास। सोमेश्वर द्वितीय
उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य वंश का वह कम ज्ञात परंतु महत्वपूर्ण शासक था जिसने अपने पिता सोमेश्वर प्रथम की विशाल और संघर्षपूर्ण विरासत को संभालने का प्रयास किया। उसका शासनकाल एक ऐसे समय में आरंभ हुआ जब दक्कन दो विपरीत धाराओं से जूझ रहा था। एक ओर चोल साम्राज्य अपनी प्रचंड शक्ति के साथ निरंतर उत्तर की ओर बढ़ रहा था और दूसरी ओर चालुक्य साम्राज्य के भीतर सामंती शक्तियां धीरे धीरे केंद्रीकृत सत्ता को चुनौती देने लगी थी। सोमेश्वर द्वितीय को इस द्वंद्वपूर्ण परिस्थिति में एक ऐसा मार्ग खोजना था जो साम्राज्य को टूटने से बचाए और चोलों के दबाव को संतुलित कर सके। उसके राज्यारोहण का समय ही राजनीतिक उथल-पुथल से भरा हुआ था। उसके पिता सोमेश्वर प्रथम का अंत अत्यंत नाटकीय परिस्थितियों में हुआ था और नए राजा को न केवल सैन्य तनाव की विरासत मिली बल्कि एक ऐसा साम्राज्य भी मिला जो लंबे युद्धों की थकान से कमजोर हो चुका था। सोमेश्वर द्वितीय ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में प्रशासन को स्थिर करने और प्रांतों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसने सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई और राजस्व संरचना को सुधारने की कोशिश की ताकि चोल विरोधी अभियानों के लिए संसाधन उपलब्ध रहें। दक्षिण में चोलों का उभार उसके शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय चोल साम्राज्य का नेतृत्व राजाधिराज प्रथम और बाद में राजेंद्र द्वितीय जैसे शक्तिशाली शासकों के हाथों में था। ये दोनों चालुक्य प्रदेशों पर अधिकार जमाने की बार बार कोशिश करते रहे। सोमेश्वर द्वितीय के पास अपने पिता जैसी युद्ध दृष्टि और साहसिक नेतृत्व शक्ति नहीं थी, इसलिए उसका रवैया अधिक सावधान, संतुलित और रक्षात्मक रहा। वह चोलों से प्रत्यक्ष तथा बड़े युद्धों में उलझने से बचता रहा। उसने सीमांत क्षेत्रों को किलेबंद किया और आवश्यक होने पर सेना भेजकर चोल आक्रमणों को रोकने का प्रयास किया, परंतु वह व्यापक विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ। सोमेश्वर द्वितीय के शासनकाल की सबसे निर्णायक घटना थी उसके छोटे भाई विक्रमादित्य षष्ठम का उदय। विक्रमादित्य षष्ठम अत्यंत महत्वाकांक्षी, साहसी और युद्ध कुशल राजकुमार था। उसे यह विश्वास था कि वह चालुक्य साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जबकि सोमेश्वर द्वितीय की धीमी और रक्षात्मक नीति से वह असंतुष्ट था। धीरे धीरे सामंतों का एक बड़ा वर्ग भी विक्रमादित्य षष्ठम की ओर आकर्षित होने लगा। इससे दक्कन की राजनीति में गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य के भीतर दो शक्तियां तैयार हो रही थी, एक सोमेश्वर द्वितीय के प्रति निष्ठावान और दूसरी विक्रमादित्य षष्ठम को भावी सम्राट मानने वाली। यह प्रतिस्पर्धा अंततः खुले संघर्ष में बदल गई। विक्रमादित्य ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सोमेश्वर द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह किया और कई प्रांतों पर अधिकार कर लिया। यह गृह युद्ध चालुक्यों की शक्ति को कमजोर करता गया और चोलों को दक्कन में अवसर प्रदान करता गया। सोमेश्वर द्वितीय इस गृह संघर्ष को निर्णायक रूप से रोक नहीं सका। उसकी रक्षात्मक नीति और कूटनीतिक दृष्टिकोण इस समय साम्राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए। अंततः विक्रमादित्य षष्ठम विजयी हुआ और सोमेश्वर द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। उसका पतन केवल एक राजा की पराजय नहीं था, बल्कि राजनीतिक दृढ़ता की अपेक्षा प्रशासनिक संतुलन पर आधारित शासन शैली की सीमा का उदाहरण भी था। फिर भी सोमेश्वर द्वितीय को केवल कमजोर या असफल शासनकर्ता कहना उचित नहीं होगा। उसने अपने शासन में दक्कन को स्थिर रखने का ईमानदार प्रयास किया, चोलों के विरुद्ध सीमाओं की रक्षा की और राज्य की सांस्कृतिक तथा धार्मिक परंपराओं को संरक्षित रखा। उसके समय में कई शिलालेख, दानपत्र और मंदिर निर्माण के प्रमाण मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि आंतरिक संगठनों को वह महत्व देता था। उसका शासनकाल दक्कन के इतिहास में संघर्ष, कूटनीति और साम्राज्य निर्माण की जटिलताओं को दर्शाता है।
सोमेश्वर द्वितीय उस राजनीतिक संक्रमण का प्रतीक है जिसमें चालुक्यों को पुराने सैन्य स्वभाव से अधिक विकसित राजनीतिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी, एक ऐसी आवश्यकता जिसे अंततः उसके भाई विक्रमादित्य षष्ठम ने पूरा किया। विक्रमादित्य षष्ठम 1076 से 1126 राजनैतिक इतिहास। विक्रमादित्य षष्ठम पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के उन महान शासकों में गिना जाता है जिनके शासनकाल ने दक्कन की राजनीति को एक बार फिर नई दिशा दी। 1076 से 1126 तक फैला उसका 5 दशकों से भी अधिक लंबा शासन चालुक्य शक्ति का चरम, चोल चालुक्य संघर्षों का निर्णायक दौर और दक्कन की सांस्कृतिक चमक का स्वर्णयुग था। वह केवल तलवार का धनी योद्धा नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ, दक्ष प्रशासक और सक्षम साम्राज्य नायक भी था। उसका उदय नाटकीय था। अपने भाई सोमेश्वर द्वितीय की सीमित नेतृत्व क्षमता और चोलों की आक्रामक नीति ने चालुक्यों को एक सशक्त शासक की आवश्यकता का एहसास कराया था। विक्रमादित्य षष्ठम ने इस परिस्थिति को भांपते हुए सिंहासन के लिए संघर्ष आरंभ किया। सामंतों और सैनिकों का बड़ा वर्ग उसका समर्थक था, क्योंकि वे उसमें दक्कन को पुनः गौरव दिलाने की क्षमता देखते थे। लंबे संघर्ष के बाद सोमेश्वर द्वितीय को पराजित करके वह चालुक्य सत्ता का वैध उत्तराधिकारी बना। उसका राज्यारोहण ही नए युग की शुरुआत थी, एक ऐसे युग की जो संघर्ष, पुनरुद्धार और विस्तार से भरा हुआ था। विक्रमादित्य षष्ठम के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती थी चोल साम्राज्य, जो दक्षिण भारत में निरंतर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। चोलों की आकांक्षा थी कि दक्कन के मैदानों पर भी उनका अधिकार स्थापित हो, परंतु विक्रमादित्य षष्ठम के नेतृत्व में चालुक्य साम्राज्य एक बार फिर युद्ध के मैदान में शक्ति बनकर उभरा। उसने चोल सेनाओं का कई बार सामना किया और सीमांत क्षेत्रों में निर्णायक विजय प्राप्त की। चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम के साथ उसका संघर्ष अत्यंत प्रसिद्ध है। यह संघर्ष केवल सैन्य प्रभुत्व का नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीतिक धुरी पर नियंत्रण का प्रश्न था। विक्रमादित्य षष्ठम ने चोल अभियानों को दक्कन की सीमाओं से बाहर धकेल दिया। कोंकण, गंगावाड़ी और तुंगभद्रा क्षेत्रों में उसकी सेनाओं ने चोलों को कई अवसरों पर पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उसने न केवल दक्कन को सुरक्षित किया, बल्कि चालुक्य प्रतिष्ठा को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां चोल साम्राज्य भी उसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सका। दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन एक बार फिर चालुक्यों के पक्ष में झुक गया। उसकी राजनीतिक सफलताओं का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष था सामंतों और प्रांतों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करना। विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य साम्राज्य को भीतर से मजबूत बनाने के लिए प्रशासनिक पुनर्संगठन किया। विद्रोही सामंतों को पराजित किया गया, जबकि निष्ठावान अधिकारियों को उच्च पद एवं प्रांत शासन सौंपा गया। उसके समय में कल्याणी एक साम्राज्य नगर के रूप में विकसित हुआ, जहां से दक्कन की पूरी राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती थी। विक्रमादित्य षष्ठम कला और साहित्य का भी महत्वपूर्ण संरक्षक था। उसके शासनकाल में कन्नड़ साहित्य को विशेष संरक्षण मिला और शिलालेख परंपरा समृद्ध हुई। वह दानवीर, धर्मपरायण और सांस्कृतिक रूप से उदार राजा माना जाता है। जैन और शैव परंपराओं को उसकी विशेष कृपा मिली। दक्कन की मिश्रित स्थापत्य शैली, जो बाद में होयसलों के समय चरम पर पहुंची, का प्रारंभिक विकास भी विक्रमादित्य षष्ठम के काल में दिखाई देता है। उसका शासनकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने दक्कन को राजनीतिक रूप से स्थिर किया, व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया। उसके नेतृत्व में चालुक्य साम्राज्य न केवल चोल वर्चस्व से बचा, बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान को सुदृढ़ करते हुए दक्षिण भारत के प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित हुआ।
अंततः विक्रमादित्य षष्ठम के बारे में कहा जा सकता है कि वह चालुक्य साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट था। उसके बाद के शासक उसके समान प्रभाव और शक्ति नहीं जुटा सके और धीरे धीरे चालुक्य साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ने लगी। परंतु उसके शासनकाल ने दक्कन को वह स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक उन्नति दी जिसकी स्मृति इतिहास में सदैव उज्ज्वल रहेगी। वह एक ऐसा शासक था जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपना साम्राज्य संभाला और दक्कन की राजनीतिक धारा को पुनः अपने पक्ष में मोड़ दिया। जयसिंह का विद्रोह तथा उसकी पराजय। विक्रमादित्य षष्ठम के लंबे और शक्तिशाली शासनकाल में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जिसने दक्कन की राजनीति को भीतर से हिला दिया। यह था उसके अपने भाई जयसिंह का विद्रोह। यह विद्रोह केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि चालुक्य साम्राज्य के भीतर उस समय पनप रहे सामंती असंतोष, उत्तराधिकार के प्रश्न और शक्ति संतुलन की जटिलता का भी दर्पण था। जयसिंह की महत्वाकांक्षा, विक्रमादित्य की दृढ़ता और साम्राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों ने मिलकर इस संघर्ष को एक बड़ी ऐतिहासिक घटना बना दिया। जयसिंह विक्रमादित्य षष्ठम का छोटा भाई था। उसे अपने सामर्थ्य, सैन्य अनुभव और प्रांतीय सामंतों पर प्रभाव के कारण विश्वास था कि सिंहासन पर वही बैठने का अधिकारी है। विक्रमादित्य के राज्यारोहण के समय ही जयसिंह के मन में असंतोष की चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी थी, जो आगे चलकर खुली आग में बदल गई। सामंतों के बीच भी एक वर्ग जयसिंह का समर्थन करता था, क्योंकि वे उसे अधिक उदार, सहयोगी और उनके हितों के अनुकूल शासक मानते थे। यही समर्थन जयसिंह को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करता रहा। विक्रमादित्य षष्ठम के सत्ता में आने के कुछ वर्षों बाद जयसिंह ने खुले रूप से स्वतंत्रता का दावा करना आरंभ किया। उसने अपने प्रभाव वाले प्रांतों में प्रशासनिक आदेशों को अस्वीकार करना शुरू किया, कर संग्रह रोका और अपनी सेना तैयार की। कई सामंत, विशेष रूप से वे जो विक्रमादित्य की अनुशासनप्रिय नीति से असंतुष्ट थे, जयसिंह के पक्ष में आ खड़े हुए। देखते ही देखते विद्रोह एक छोटे विद्रोही गुट से बढ़कर एक व्यापक चुनौती बन गया। विक्रमादित्य षष्ठम इस विद्रोह की गंभीरता को भली भांति समझता था। वह जानता था कि यदि इस विद्रोह को प्रारंभिक चरण में न रोका गया तो साम्राज्य की एकता टूटने में देर नहीं लगेगी। परंतु उसने तुरंत युद्ध करने के बजाय पहले कूटनीति का मार्ग अपनाया। उसने जयसिंह को संदेश भेजकर समझौते का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव ताकत का नहीं, बल्कि साम्राज्य की एकता को बचाने की इच्छा का प्रतीक था। किंतु जयसिंह महत्वाकांक्षा और सामंती समर्थन से उत्साहित होकर इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अब विक्रमादित्य के पास एक ही मार्ग बचा, युद्ध। उसने अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति को एकत्रित किया। दक्कन के पुराने सामंत, जो चालुक्य साम्राज्य की स्थिरता के पक्षधर थे, विक्रमादित्य के साथ जुड़े। दूसरी ओर जयसिंह की सेना में अनेक स्थानीय सेनापतियों का जमाव था, परंतु उनमें वह अनुशासन और एकता नहीं थी जो लंबे संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभा सके। निर्णायक युद्ध तुंगभद्रा के क्षेत्र में हुआ। यह युद्ध चालुक्यों के भीतर शक्ति संतुलन का अंतिम परीक्षण था। विक्रमादित्य के नेतृत्व में चालुक्य सेना संगठित, प्रशिक्षित और सामरिक दृष्टि से श्रेष्ठ थी। जयसिंह की सेना ने प्रारंभ में उत्साह दिखाया, परंतु जैसे ही युद्ध लंबा खिंचा, उसके सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। सामंतों का वह गुट, जो लाभ की आशा में जयसिंह से जुड़ा था, युद्ध कठिन होते ही लड़खड़ाने लगा। अंततः जयसिंह निर्णायक रूप से पराजित हुआ। उसके कई समर्थक आत्मसमर्पण कर विक्रमादित्य के पक्ष में चले गए। स्वयं जयसिंह को पराजित होकर भागना पड़ा। कुछ शिलालेख संकेत करते हैं कि उसे पकड़ लिया गया, जबकि कुछ उसके संघर्ष समाप्त कर एकांत में रहने का उल्लेख करते हैं। लेकिन परिणाम स्पष्ट था,
विक्रमादित्य षष्ठम की विजय और चालुक्य साम्राज्य की एकता की पुनः स्थापना। जयसिंह के विद्रोह का अंत केवल एक राजकुमार की पराजय नहीं था, बल्कि चालुक्य साम्राज्य में केंद्रीय सत्ता की अंतिम स्थापित पुष्टि थी। इस युद्ध ने विक्रमादित्य षष्ठम की शक्ति, नेतृत्व और साम्राज्य सुरक्षा के प्रति उसकी दृढ़ निष्ठा को सिद्ध कर दिया। जयसिंह की हार के साथ ही दक्कन एक बड़े गृह युद्ध से बच गया और चालुक्यों की शक्ति फिर से प्रबल होकर उभरी। इस प्रकार जयसिंह का विद्रोह चालुक्य इतिहास का वह प्रसंग है जो न केवल विक्रमादित्य की निर्णायक क्षमता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सामंतवाद और महत्वाकांक्षा किस प्रकार एक बड़े साम्राज्य को भीतर से चुनौती दे सकते हैं और एक सशक्त शासक ही उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। विक्रमादित्य षष्ठम होयसलों के साथ युद्ध। विक्रमादित्य षष्ठम के शासनकाल का एक और महत्वपूर्ण अध्याय था होयसलों के साथ उसका संघर्ष, जो दक्कन की शक्ति, राजनीति में उभरती नई चुनौतियों का संकेत था। होयसला वंश इस समय अपने प्रारंभिक विकास चरण में था, परंतु उसकी प्रतिभा, सैन्य क्षमता और महत्वाकांक्षा उसे धीरे धीरे दक्षिण भारत की बड़ी शक्तियों की श्रेणी में पहुंचा रही थी। चालुक्य साम्राज्य, जो अब तक दक्कन पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए था, इस नए सामर्थ्य से चौंक गया। विक्रमादित्य षष्ठम को यह भली भांति ज्ञात था कि यदि होयसला शक्ति को प्रारंभिक अवस्था में न रोका गया, तो वह भविष्य में चालुक्यों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। होयसलों के महान संस्थापक विष्णुवर्धन या विष्णुवर्धन विक्रमादित्य षष्ठम का सबसे प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बना। विष्णुवर्धन एक असाधारण सेनानायक था, जिसने दक्षिण में चोलों के विरुद्ध अपनी क्षमता सिद्ध की और धीरे धीरे कर्नाटक में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। चालुक्य साम्राज्य का यह क्षेत्र, विशेषकर गंगावाड़ी, सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। होयसलों की महत्वाकांक्षा और चालुक्य सत्ता का यह टकराव अनिवार्य रूप से युद्ध तक पहुंचना ही था। विक्रमादित्य षष्ठम ने प्रारंभ में होयसला शक्ति को अपने अधीनस्थ सामंत की भांति नियंत्रित रखने की नीति अपनाई, किंतु विष्णुवर्धन चोलों पर अपनी विजयों के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की दिशा में बढ़ गया। उसने चालुक्य अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी सेना को संगठित कर गंगावाड़ी के कई भागों पर अधिकार जमाना शुरू किया। यह स्थिति विक्रमादित्य षष्ठम के लिए अस्वीकार्य थी, क्योंकि यह चालुक्य साम्राज्य के मध्य भाग पर सीधा हमला था। इस बढ़ते तनाव के बीच दोनों शक्तियां युद्ध के मैदान में आमने सामने आईं। प्रारंभिक चरण में होयसलों ने अपनी गतिशील सेना और नवीन युद्ध रणनीति के कारण कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। विष्णुवर्धन ने त्वरित हमला, घुड़सवार दलों की तीव्र गति और अचानक आक्रमण की नीति अपनाई, जिससे चालुक्य सैन्य इकाइयों को तत्काल प्रतिक्रिया देने में कठिनाई हुई। चालुक्य साम्राज्य के कुछ सीमांत किलों पर होयसलों ने अधिकार भी प्राप्त किया, किंतु विक्रमादित्य षष्ठम के पास वह विशाल सैन्य संरचना, अनुभव और सामंत समर्थन था, जो किसी भी उदित शक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त था। उसने अपने विश्वसनीय सैन्य सेनापतियों को दक्षिण अभियान पर नियुक्त किया और स्वयं भी कुछ महत्वपूर्ण अभियानों में नेतृत्व किया। चालुक्य सेना का संगठित प्रतिरोध इतना प्रबल था कि होयसल सेना के प्रारंभिक लाभ धीरे धीरे समाप्त होते गए। विक्रमादित्य की सेना ने गंगावाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में निर्णायक प्रहार किए, जिसके फलस्वरूप होयसल विस्तार को रोक दिया गया। इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि विष्णुवर्धन चालुक्य साम्राज्य को खुले रूप से चुनौती देने में सफल तो हुआ, परंतु उसकी शक्ति को चालुक्यों ने पूर्ण रूप से नियंत्रित कर दिया। गंगावाड़ी का अधिकांश भाग फिर चालुक्यों के नियंत्रण में आ गया और विष्णुवर्धन को पीछे हटना पड़ा। हालांकि होयसला शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई,
बल्कि वह कुछ समय के लिए संयमित होकर पुनः अपने क्षेत्रों का विकास करने में लग गई। विक्रमादित्य षष्ठम की इस विजय का बड़ा महत्व था। इससे दक्कन में यह संदेश गया कि चालुक्य साम्राज्य अब भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को नियंत्रित करने में सक्षम है और नई उभरती हुई शक्तियों को भी उसकी सत्ता के सामने झुकना पड़ेगा। इस युद्ध ने चालुक्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाई और विक्रमादित्य को दक्षिण भारत का निर्विवाद नेता बनने का अवसर दिया। हालांकि दीर्घकाल में होयसला शक्ति पुनः उभरी और चालुक्यों के पतन के बाद दक्कन की प्रमुख शक्ति भी बनी, परंतु विक्रमादित्य षष्ठम के समय होयसलों का संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि चालुक्य साम्राज्य अपने चरम पर किसी भी उभरती शक्ति को चुनौती देने और पराजित करने की सामर्थ्य रखता था। इस प्रकार विक्रमादित्य षष्ठम का होयसलों के साथ संघर्ष दक्कन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां महत्वाकांक्षा, वीरता और राजनीतिक सामर्थ्य का साहसिक टकराव हुआ और जहां चालुक्यों ने अपने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। विक्रमादित्य षष्ठम मालवा के विरुद्ध अभियान। विक्रमादित्य षष्ठम के शासनकाल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु कम चर्चित अध्याय है मालवा के विरुद्ध उसका अभियान, जिसने दक्कन और उत्तर भारत के राजनीतिक समीकरणों को गहराई से प्रभावित किया। उस समय मालवा पर परमार वंश का शासन था और परमारों की राजनीतिक शक्ति दक्कन की उत्तर दिशा को लगातार चुनौती देती रहती थी। चालुक्यों और परमारों के बीच संघर्ष का यह एक पुराना इतिहास था। मुंज और तैलब द्वितीय के समय से ही दोनों वंश एक दूसरे की शक्ति को परखते आए थे। सोमेश्वर प्रथम और सोमेश्वर द्वितीय के समय यह तनाव शांत दिखाई अवश्य देता है, किंतु भीतर ही भीतर दोनों राज्यों में शक्ति प्रतिस्पर्धा की भावना बनी हुई थी। विक्रमादित्य षष्ठम के उदय के साथ यह पुराना संघर्ष नए रूप में पुनर्जीवित हुआ। उस समय परमार साम्राज्य का नेतृत्व बोझ या भोज के उत्तराधिकारियों के हाथों में था। यद्यपि महान राजा भोज के बाद परमारों की शक्ति में कुछ ह्रास अवश्य आया था, पर मालवा का भौगोलिक महत्व और उसकी उत्तर दक्षिण व्यापार धुरी पर पकड़ उसे दक्कन के लिए एक चुनौती बनाता था। मालवा पर नियंत्रण का अर्थ था दक्कन और गुजरात की दिशाओं में राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना। विक्रमादित्य षष्ठम यह भली भांति समझता था कि यदि परमार शक्ति को संयमित न रखा गया तो वे दक्कन की उत्तर सीमा पर पुनः हस्तक्षेप कर सकते हैं। विक्रमादित्य षष्ठम ने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में दक्षिण और आंतरिक विद्रोहों को नियंत्रित करने के बाद उत्तर की ओर ध्यान केंद्रित किया। मालवा के परमार शासक ने चालुक्य साम्राज्य की गतिविधियों के विरुद्ध कुछ शत्रुतापूर्ण कदम उठाए। सीमांत क्षेत्रों में छोटे छोटे सैन्य टकराव होने लगे। इसके अतिरिक्त परमारों ने कुछ चालुक्य सामंतों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, जिससे दक्कन की राजनीतिक एकता पर खतरा उत्पन्न हुआ। यह परिस्थितियां विक्रमादित्य के लिए आक्रमण का उचित कारण बन गईं। विक्रमादित्य षष्ठम का मालवा अभियान केवल दंडात्मक नहीं था, बल्कि साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन चुका था। उसने उत्तर की ओर एक संगठित सेना भेजी, जिसमें घुड़सवार दल, धनुर्धारी और बलिष्ठ पैदल सेना प्रमुख रूप से शामिल थे। उसके सेनापति युद्ध के अनुभवी थे और दक्कन की सैन्य परंपरा उनमें दृढ़ थी। चालुक्य सेना ने नर्मदा के तट तक पहुंचकर परमार सेना को कई स्थानों पर चुनौती दी। परमार सेना ने अपने क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना और किलों का लाभ उठाकर चालुक्यों का सामना किया, परंतु उनकी सेना में वह संगठन और सामरिक अनुशासन नहीं था जो चालुक्य सेना के पास था। विक्रमादित्य के सेनापतियों ने परमारों के विरुद्ध चरणबद्ध रणनीति अपनाई। पहले सीमांत किलों पर अधिकार, फिर राजमार्गों पर नियंत्रण और अंततः मालवा की भीतरी भूमि में प्रवेश। कहा जाता है कि चालुक्य सेना ने परमारों के एक प्रमुख नगर पर अधिकार कर लिया और परमार शासक को समझौते के लिए बाध्य किया। कई अभिलेख इस ओर संकेत करते हैं
कि विक्रमादित्य ने इस विजय के बाद उत्तर में अपनी प्रतिष्ठा को व्यापक रूप से स्थापित किया और परमार राज्य को चालुक्यों के विरुद्ध किसी बड़े अभियान से पीछे हटना पड़ा। यह अभियान भले ही मालवा की पूर्ण विजय या स्थायी अधीनता का रूप न ले सका हो, परंतु उसने परमार शक्ति को काफी कमजोर कर दिया और चालुक्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा को लंबे समय तक सुरक्षित कर दिया। इस अभियान का दक्कन की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। परमारों की शक्ति सीमित होने से विक्रमादित्य षष्ठम को दक्षिण में चोलों और होयसलों के विरुद्ध पूरी शक्ति से संघर्ष करने का अवसर मिला। इस तरह मालवा अभियान ने उसके शासनकाल की अन्य उपलब्धियों के लिए आधार तैयार किया। समग्र रूप से देखा जाए तो विक्रमादित्य षष्ठम का मालवा के विरुद्ध अभियान उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता, सैन्य कौशल और साम्राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा के संकल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसने न केवल दक्कन की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया, बल्कि चालुक्यों को उत्तरी भारत की राजनीति में पुनः एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। विक्रमादित्य षष्ठम वेंगी का अधिग्रहण। वेंगी का अधिग्रहण विक्रमादित्य षष्ठम के शासनकाल की उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था जिसने दक्कन और आंध्र क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा दी। वेंगी, पूर्वी चालुक्य राज्य, दक्कन के पूर्वी तट का एक अत्यंत रणनीतिक, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश था। यह क्षेत्र न केवल कृषि और समुद्री व्यापार से समृद्ध था, बल्कि कृष्णा गोदावरी दोआब की भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण भारत की सत्ता राजनीति का केंद्र भी बनाती थी। विक्रमादित्य षष्ठम के शासनकाल में वेंगी का प्रश्न इसलिए और भी संवेदनशील बन गया था क्योंकि इस प्रदेश पर चालुक्यों और चोलों के बीच लंबे समय से अधिकार संघर्ष चलता आ रहा था। चोल शासकों ने विवाह संबंधों और सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से वेंगी पर अच्छा खासा प्रभाव स्थापित कर लिया था। दूसरी ओर पश्चिमी चालुक्य मानते थे कि वेंगी चालुक्य वंश का पुराना क्षेत्र होने के कारण उनके अधीन रहना चाहिए। यही विवाद सदियों तक दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष का मूल बना रहा। जब विक्रमादित्य षष्ठम सत्ता में आया, तब वेंगी पर चोल समर्थित पूर्वी चालुक्य राजकुमारों का प्रभुत्व था। यह स्थिति चालुक्यों के लिए असहनीय थी, क्योंकि चोल यदि वेंगी पर स्थायी रूप से अधिकार बनाए रखते तो वे दक्कन की ओर और अधिक आसानी से बढ़ सकते थे। इसलिए विक्रमादित्य षष्ठम ने वेंगी की राजनीतिक परिस्थिति को अपनी रणनीति का मुख्य बिंदु बनाया। वेंगी के भीतर उस समय उत्तराधिकार विवाद चल रहा था। पूर्वी चालुक्य राज परिवार के कई दावेदार उभर आए थे, कुछ चोलों के समर्थक और कुछ चालुक्यों की ओर झुकाव रखने वाले। विक्रमादित्य षष्ठम ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने वेंगी के उन राजकुमारों को समर्थन दिया जो चोल प्रभाव से असंतुष्ट थे और चालुक्य अधीनता स्वीकार करने को तैयार थे। इस प्रकार उसने वेंगी को सीधे सैन्य विजय के बजाय कूटनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से प्रभावित करना शुरू किया। चोल साम्राज्य ने यह महसूस किया कि वेंगी का झुकाव चालुक्यों की ओर जा रहा है। इससे दोनों शक्तियों के बीच तनाव और बढ़ गया। वेंगी उसी समय एक युद्ध भूमि में बदल गया जहां दोनों साम्राज्य अपने अपने समर्थक राजकुमारों को सिंहासन पर बैठाने की कोशिश कर रहे थे। यह संघर्ष वेंगी के प्रशासन को कमजोर करता गया और विक्रमादित्य षष्ठम को सैन्य हस्तक्षेप का वास्तविक अवसर मिल गया। चालुक्य सेना ने वेंगी के भीतर प्रवेश करते हुए उन क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया जहां चोल प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर था। धीरे धीरे कई किलों और नगरों पर चालुक्य सत्ता का नियंत्रण हो गया। स्थानीय सामंतों ने भी चालुक्य सेना का साथ देना प्रारंभ किया, क्योंकि वे चोलों की कठोर नीति से पहले ही असंतुष्ट थे। विक्रमादित्य षष्ठम ने वेंगी में शांति और व्यवस्था बहाल करते हुए अपने समर्थित राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार वेंगी चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया
और चोलों का प्रभाव काफी हद तक कमजोर हो गया। इस अधिग्रहण का परिणाम केवल एक प्रांत पर अधिकार प्राप्त करना नहीं था, इससे चालुक्यों की प्रतिष्ठा दक्षिण भारत में अत्यधिक बढ़ गई। चोल साम्राज्य को पहली बार यह अनुभव हुआ कि दक्कन के ऊपर उनका नियंत्रण विक्रमादित्य षष्ठम के समय में बिना संघर्ष के संभव नहीं है। वेंगी का अधिग्रहण विक्रमादित्य षष्ठम की राजनीतिक सूझबूझ और सैन्य क्षमता दोनों का प्रमाण है। उसने न केवल एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश को चोल प्रभाव से मुक्त किया, बल्कि दक्कन और आंध्र की शक्ति संतुलन व्यवस्था को भी बदल दिया। इस विजय के बाद चालुक्य साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित हुईं और विक्रमादित्य की प्रतिष्ठा दक्षिण भारत में अपने चरम पर पहुंच गई। विक्रमादित्य षष्ठम अन्य विजय। विक्रमादित्य षष्ठम के शासनकाल को केवल चोलों, होयसलों या वेंगी अभियान तक सीमित कर देखना उसके विशाल राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा। वह एक ऐसा सम्राट था जिसने 5 दशकों तक दक्कन को स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति प्रदान करने के लिए अनेक दिशाओं में सैन्य अभियान चलाए। उसके शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य ने न केवल अपने परंपरागत शत्रुओं को नियंत्रित किया, बल्कि उन क्षेत्रों में भी प्रभाव स्थापित किया जहां पहले चालुक्य शक्ति सीमित या क्षीण पड़ गई थी। इन विविध अभियानों ने विक्रमादित्य षष्ठम को दक्षिण भारत का सबसे प्रभावी और व्यापक दृष्टि वाला शासक सिद्ध किया। उसकी अन्य विजय, जो दक्कन के सामरिक और राजनीतिक संतुलन को बदलने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी, मुख्यतः पश्चिम, उत्तर और मध्य दक्कन क्षेत्रों में केंद्रित थी। पश्चिम में कोंकण का तटीय क्षेत्र कई वर्षों से अस्थिरता, समुद्री लूटपाट और छोटे-मोटे सामंतों की अव्यवस्था से पीड़ित था। चोलों की समुद्री गतिविधियां भी यहां तक पहुंचने की चेष्टा कर रही थी। विक्रमादित्य षष्ठम ने कोंकण की इस अस्थिरता को दूर करने के लिए एक सुव्यवस्थित अभियान चलाया। इस अभियान में तटीय किलों पर नियंत्रण स्थापित किया गया, लूट-पाट करने वाले दलों को समाप्त किया गया और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया गया। इससे पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य की समुद्री शक्ति मजबूत हुई और अरब सागर के व्यापार पर उनका प्रभाव बढ़ा। उत्तर की दिशा में विक्रमादित्य के अभियानों का विशेष महत्व है। परमारों के विरुद्ध उसके अभियान ने जहां उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित किया, वहीं उसने गुजरात और उत्तर पश्चिम दक्कन के सामंतों को भी अपनी सत्ता के अंतर्गत लाया। गुजरात क्षेत्र में उस समय विभिन्न स्थानीय शक्तियां उभरने लगी थी, परंतु विक्रमादित्य के सैनिक अभियानों ने उन्हें समझा दिया कि दक्कन की राजनीतिक धुरी अब भी चालुक्य शक्ति के अधीन है। मध्य दक्कन में भी विक्रमादित्य षष्ठम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बृहद भूभाग वाले इस क्षेत्र में कबीलाई शक्तियां और स्थानीय प्रधान अक्सर स्वतंत्रता की चेष्टा करते रहते थे। विक्रमादित्य ने यहाँ कठोर सैन्य अनुशासन लागू कर अनेक विद्रोहों का दमन किया। उसके अभियान न केवल दमनकारी थे, बल्कि पुनर्संगठनकारी भी, अर्थात उसने अधिग्रहित प्रदेशों में कर व्यवस्था, प्रशासनिक विभाजन और सैन्य सुरक्षा का नया ढांचा स्थापित किया। इस प्रकार मध्य दक्कन उसके शासनकाल में राजनीतिक रूप से स्थिर और आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र बन गया। एक और महत्वपूर्ण विजय थी लाटा एवं गुर्जर प्रदेश में उसका प्रभाव स्थापित करना। लाटा क्षेत्र, दक्षिण गुजरात, लंबे समय से दक्कन और उत्तर भारत के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण भू-भाग था। यहाँ चालुक्यों का प्रभाव चोल संघर्ष और परमारों की गतिविधियों से कमजोर हो गया था। विक्रमादित्य षष्ठम ने अपने सेनापतियों को भेजकर इन क्षेत्रों में पुनः चालुक्य ध्वज को स्थापित किया। इससे चालुक्य साम्राज्य के व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए और उत्तरी दक्षिणी संबंधों में नई स्थिरता आई। इसके अतिरिक्त उसने कर्नाटक के भीतरी क्षेत्रों, विशेषकर नौलंब वाड़ी और कालिंग प्रदेश की सीमाओं पर भी प्रभावी अभियानों का संचालन किया। नौलंब वाड़ी का क्षेत्र चालुक्यों और चोलों दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था।
विक्रमादित्य ने इस क्षेत्र को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखते हुए चोल चालुक्य शक्ति संतुलन को पुनः अपने पक्ष में मोड़ा। विक्रमादित्य षष्ठम की अन्य विजय किसी एक दिशा में संचालित सैन्य गतिविधियां नहीं थी, बल्कि दक्कन को चारों दिशाओं में सुरक्षित, शक्तिशाली और संगठित रखने का प्रयास थी। उसके इन अभियानों का उद्देश्य केवल भूमि प्राप्त करना नहीं था, बल्कि साम्राज्य की प्रतिष्ठा, शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखना था। इस प्रकार उसकी अन्य विजय पश्चिमी तट से लेकर मालवा की सीमाओं तक और कर्नाटक के आंतरिक भाग से लेकर गुजरात प्रदेश तक उसकी बहुआयामी राजनैतिक सोच, सैन्य क्षमता और दक्कन की भू राजनीति की गहरी समझ का उत्कृष्ट प्रमाण है। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि उन दुर्लभ शासकों में से था जो पूरे दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को अपनी इच्छानुसार आकार देने में सफल रहे। सोमेश्वर तृतीय राजनैतिक इतिहास। सोमेश्वर तृतीय, जिसे इतिहास में अभिनव भोज, उत्तम कवि नृप और त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया है, पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का वह विलक्षण शासक था जिसने अपने पिता विक्रमादित्य षष्ठम की विशाल राजनीतिक विरासत को संभाला। उसका शासनकाल एक ओर राजनीति और साम्राज्य संगठन का काल था, तो दूसरी ओर विद्या, साहित्य, विज्ञान और कला का स्वर्णिम युग भी। सोमेश्वर तृतीय केवल एक राजा नहीं, बल्कि विद्वान सम्राट था, जो युद्ध की बजाय ज्ञान, संस्कृति और राज्य व्यवस्था को अधिक महत्व देता था। विक्रमादित्य षष्ठम के निधन के बाद साम्राज्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे स्थिरता, संतुलन और संगठन की आवश्यकता थी। दशकों तक चले चोल संघर्ष, होयसलों से मुकाबला, वेंगी और कोंकण अभियानों ने साम्राज्य को युद्ध थकान की स्थिति तक पहुंचा दिया था। इस समय सोमेश्वर तृतीय का शांतिप्रिय, विवेकशील और विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व दक्कन की राजनीति को एक नई दिशा। वह अच्छी तरह समझता था कि यदि साम्राज्य को स्थायी शक्ति चाहिए, तो आंतरिक संगठन, आर्थिक सुधार, सांस्कृतिक उन्नति और प्रांतीय प्रशासन को प्राथमिकता देनी होगी। सोमेश्वर तृतीय के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने चोलों से अनावश्यक युद्धों से दूरी बनाई। चोल साम्राज्य इस समय आंतरिक मतभेदों और आर्थिक दबावों से जूझ रहा था, इसलिए चोल चालुक्य संघर्ष में कमी आई। सोमेश्वर तृतीय ने इस अवसर का लाभ उठाकर दक्षिण में शांति स्थापित की, जिससे चालुक्य राज्य को पुनः संगठित और समृद्ध होने का अवसर मिला। उसके शांतिपूर्ण शासन से दक्कन की राजनीति में एक तरह की स्थिरता आई, जो युद्ध प्रवृत्त विक्रमादित्य काल के विपरीत थी। आंतरिक प्रशासन में सोमेश्वर तृतीय अत्यंत सफल शासक सिद्ध हुआ। उसने भूमि मापन, राजस्व संग्रह, प्रांत प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था और नगर संरचना में कई सुधार किए। सामंतों के बीच जो अव्यवस्था कभी कभी साम्राज्य को कमजोर करती थी, उसे संतुलित करने के लिए सोमेश्वर ने सौम्य परंतु दृढ़ नीति अपनाई। वह सामंतों की शक्ति का दमन करने के बजाय उन्हें राजसत्ता के हित में जोड़ने का प्रयास करता था। इससे साम्राज्य में आंतरिक शांति और सहयोग का वातावरण बना रहा। लेकिन सोमेश्वर तृतीय की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि उसका विश्वकोशीय ग्रंथ मानसोल्लास अभिलषितार्थ चिंतामणि है। यह ग्रंथ भारतीय इतिहास में अपने प्रकार का अद्वितीय है। इसमें प्रशासन, न्याय, संगीत, नृत्य, भोजन, व्यंजन, राजनीति, ग्रंथ संग्रह, शिकार कला, स्वास्थ्य विज्ञान, स्थापत्य कला, उत्सव, इन सभी विषयों का अत्यंत संगठित और सुंदर वर्णन मिलता है। यह स्पष्ट करता है कि सोमेश्वर तृतीय केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि अपने समय के महानतम विद्वानों में से एक था। उसके शासनकाल में दक्कन की कला, स्थापत्य और साहित्य को नया प्रोत्साहन मिला। मंदिरों का निर्माण, धर्म संरक्षण,
शिलालेखों की प्रचुरता और कन्नड़ संस्कृत साहित्य की उन्नति सोमेश्वर की सांस्कृतिक दृष्टि को प्रकट करती है। वह जैन, शैव और वैष्णव तीनों परंपराओं को समान रूप से संरक्षण देता था। यद्यपि सोमेश्वर तृतीय सैन्य अभियानों में अपने पूर्वजों जितना सक्रिय नहीं था, पर उसकी यही नीति साम्राज्य के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। उसने थके हुए राज्य को स्थिरता प्रदान की, खंडित क्षेत्रों को सुव्यवस्थित किया और युद्ध पीड़ित जनता को राहत दी। परंतु उसकी यही शांतिप्रिय नीति कभी कभी साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर भी करती गई, क्योंकि उभरती शक्तियां, विशेषकर होयसला और काकतीय, धीरे धीरे चालुक्य सत्ता को चुनौती देने लगी। फिर भी सोमेश्वर तृतीय का शासन दक्कन के इतिहास में सांस्कृतिक उत्थान, प्रशासनिक परिपक्वता और ज्ञान समृद्धि का युग माना जाता है। वह विक्रमादित्य की तरह विजेता नहीं था, परंतु एक ऐसा राजा था जिसने युद्ध के बाद थके हुए राज्य में शांति, विकास और वैचारिक समृद्धि की ज्योति प्रज्वलित की। जगदेकमल्ल द्वितीय, राजनैतिक इतिहास। सोमेश्वर तृतीय के बाद जब जगदेकमल्ल द्वितीय, जगदेकमल्ला II ने चालुक्य सिंहासन संभाला, तब दक्कन की राजनीतिक भूमि पहले जितनी शांत नहीं रह गई थी। उसका शासनकाल चालुक्य शक्ति के क्रमिक पतन, सामंती संघर्षों के पुनरुत्थान और दक्षिण भारत की उभरती शक्तियों, विशेषकर होयसलों और काकतीयों के तीव्र विस्तार का साक्षी है। जगदेकमल्ल द्वितीय किसी महान विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में सामने आता है जिसने कठिन परिस्थितियों में साम्राज्य को टूटने से बचाने का भरसक प्रयास किया। उसके राज्यारोहण के समय चालुक्य साम्राज्य बाहरी रूप से विशाल अवश्य था, पर भीतर से बिखरने लगा था। सोमेश्वर तृतीय का शांतिप्रिय, साहित्य प्रिय और विद्यानिष्ठ शासन दक्कन को सांस्कृतिक रूप से तो समृद्ध कर गया था, पर सैन्य दृढ़ता में कमी आने लगी थी। ठीक इसी समय होयसला और काकतीय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से शक्ति बढ़ा रहे थे। इसलिए जगदेकमल्ल द्वितीय के सामने पहला प्रश्न था सीमाओं को सुरक्षित रखना। दक्षिण में होयसलों के शक्तिशाली राजा विष्णुवर्धन की मृत्यु के बाद भी होयसला शक्ति कमजोर नहीं हुई थी। उनका विस्तार निरंतर चल रहा था। होयसलों की नजर गंगावाड़ी और तुंगभद्रा के निकटवर्ती चालुक्य क्षेत्रों पर टिकी थी। जगदेकमल्ल द्वितीय ने कई बार अपनी सेना को इन सीमांत क्षेत्रों में भेजा और कुछ समय के लिए होयसलों की प्रगति को रोका भी, किंतु होयसल सेना की गतिशीलता और उनकी उभरती आर्थिक सैन्य शक्ति के सामने चालुक्य साम्राज्य के लिए उन्हें स्थायी रूप से रोक पाना कठिन होता जा रहा था। पूर्व की दिशा में काकतीय वंश एक नई शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा था। उनका केंद्र धनपुर, तंत्रिकोट और बाद में वारंगल, आंध्र प्रदेश में था। काकतीय शासक चालुक्यों की कमजोरी का लाभ उठाना चाहते थे और वेंगी प्रदेश तथा कर्नाटक के पूर्वी भागों में अपना प्रभाव स्थापित करने लगे थे। जगदेकमल्ल द्वितीय ने काकतीय विस्तार को रोकने के लिए कई बार सैन्य प्रयास किए, लेकिन चालुक्य साम्राज्य की घटती शक्ति के कारण केवल सीमित सफलता ही प्राप्त कर सका। अपनी उत्तरी दिशा में वह परमारों और गुर्जरों के साथ संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाता रहा। मालवा का क्षेत्र इस समय काफी हद तक परमार प्रभुत्व के अधीन था, लेकिन परमार शक्ति भी इस काल में कमजोर हो रही थी। इसलिए जगदेकमल्ल द्वितीय के सामने उत्तर से बड़ा खतरा नहीं था, परंतु इन क्षेत्रों में उसकी प्रभावी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। जगदेकमल्ल द्वितीय की कुछ उपलब्धियां आंतरिक प्रशासन में दिखाई देती हैं। उसने चालुक्य राज्य व्यवस्था को ढहने से बचाने के लिए प्रांतों का पुनर्गठन किया, सामंतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया और आर्थिक प्रशासन को व्यवस्थित करने की कोशिश की। कई शिलालेख बताते हैं कि उसने मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण देना जारी रखा, जिससे चालुक्य संस्कृति आगे भी फलती फूलती रही।
फिर भी उसके शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती थी साम्राज्य की एकता को बनाए रखना। सामंत धीरे धीरे स्वतंत्र होते जा रहे थे और कई क्षेत्रों में स्थानीय राजाओं ने चालुक्य सत्ता को केवल औपचारिक मान्यता देनी शुरू कर दी थी। विक्रमादित्य षष्ठम के समय जो दृढ़ केंद्रीय शक्ति थी वह अब कमजोर पड़ चुकी थी। जगदेकमल द्वितीय ने भरसक प्रयास किया कि साम्राज्य की यह ढहती दीवारें संभाली जाए, पर परिस्थितियां उसके विरुद्ध थीं। उसका शासन इस बात का प्रमाण है कि किसी बड़े साम्राज्य को केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि लगातार राजनीतिक सक्रियता और प्रशासनिक दृढ़ता से ही लंबे समय तक स्थिर रखा जा सकता है। जगदेकमल द्वितीय में सदाचार, विनम्रता और प्रशासनिक समझ अवश्य थी, परंतु वह समय ऐसा था जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली और आक्रामक शासक की आवश्यकता थी, जो वह नहीं बन पाया। फिर भी उसके शासन ने चालुक्य साम्राज्य को तत्काल पतन से बचाए रखा और कुछ वर्षों तक उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। उसके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि चालुक्य साम्राज्य का अंत तुरंत न हो, यह कुछ दशकों तक और टिक पाया। तैल तृतीय 1151 से 1156 राजनैतिक इतिहास। तैल तृतीय पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का वह अंतिम प्रमुख शासक था जिसके साथ इस महान वंश की राजनीतिक कहानी लगभग समाप्त हो जाती है। उसका शासनकाल केवल 5 वर्षों 1151 से 1156 तक सीमित रहा, पर यह 5 वर्ष दक्कन के इतिहास में गहन उथल-पुथल, शक्ति संघर्ष और साम्राज्य विनाश के प्रतीक बन गए। तैल तृतीय के सिंहासनारोहण के समय चालुक्य साम्राज्य उस चट्टान की तरह था जिसकी बाहरी संरचना मजबूत दिखती थी, पर भीतर से वह धीरे धीरे टूट चुका था। एक ओर सामंत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, दूसरी ओर होयसला, काकतीय और यादव वंश शक्तिशाली होकर चालुक्य प्रभुत्व को चुनौती देने लगे थे। तैल तृतीय को ऐसे समय में सिंहासन मिला जब साम्राज्य को बचाने के लिए अत्यंत दृढ़, आक्रामक और संगठित नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु उसकी अपनी शक्ति और परिस्थितियां दोनों ही उसके विरुद्ध थीं। तैल तृतीय का राज्यारोहण राजनीतिक विवादों से घिरा रहा। अपने पूर्ववर्तियों जगदेकमल द्वितीय और सोमेश्वर तृतीय की शांतिप्रिय नीति और प्रशासनिक ढील के कारण चालुक्य साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता लगभग नाममात्र ही रह गई थी। कई सामंत खुले रूप से विद्रोह की मुद्रा में थे। तैल तृतीय ने प्रारंभ में सामंतों को नियंत्रित करने की कोशिश की, परंतु कमजोर सैन्य संसाधन और घटती राजकीय प्रतिष्ठा के कारण उसके प्रयास प्रभावी नहीं हो सके। लेकिन तैल तृतीय के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती थी होयसला वंश का उभार, विशेषकर उनके सशक्त राजा विष्णुवर्धन का उत्तराधिकारी नरसिंह प्रथम। होयसला सम्राट न केवल सैनिक रूप से प्रबल थे, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत स्थिति में थे। चालुक्य साम्राज्य की कमजोरी ने होयसलों को दक्कन में अपना प्रभाव बढ़ाने का आदर्श अवसर दिया। तैल तृतीय ने होयसलों के विरुद्ध कुछ छोटे मोटे सैन्य प्रयास अवश्य किए, पर वह निर्णायक युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था। कई सीमांत प्रदेशों, विशेष रूप से गंगावाड़ी और तुंगभद्रा क्षेत्र पर होयसलों ने अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया। तैल तृतीय उन्हें रोकने में असमर्थ रहा। पूर्व की दिशा में भी परिस्थितियां संतुलित नहीं थी। काकतीय शक्ति वारंगल के केंद्र से तेजी से उभर रही थी और चालुक्यों के परंपरागत पूर्वी क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ाती जा रही थी। काकतीय राजा प्रोला द्वितीय तथा बाद में रुद्रदेव ने चालुक्य प्रभुत्व को खुले रूप से चुनौती देना आरंभ कर दिया। तैल तृतीय इन उभरती शक्तियों को रोक पाने में सक्षम नहीं हुआ, किंतु तैल तृतीय के शासन का सबसे निर्णायक आघात आया यादव वंश के भीलम द्वितीय बिल्लामा II से, जिसे बाद में देवगिरी यादवों ने दक्कन का महाशक्ति केंद्र बना दिया।
यादवों ने उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में चालुक्य अधीनता को अस्वीकार करते हुए अपने साम्राज्य की नींव रखनी शुरू की। तैल तृतीय ने यादव विस्तार को रोकने की कोशिश की, परंतु यादवों की सैन्य शक्ति और भौगोलिक पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि चालुक्य सेना उनके सामने टिक नहीं सकी। दक्कन की तीनों उभरती शक्तियां होयसला, काकतीय, यादव एक एक कर तैल तृतीय की सत्ता को खा जाने लगी। चालुक्य साम्राज्य चारों दिशाओं से सिकुड़ता गया और अंततः केवल कल्याणी के आसपास सीमित रह गया। अंततः होयसला राजा नरसिंह प्रथम ने एक निर्णायक अभियान चलाया। तैल तृतीय का प्रतिरोध कमजोर था। कल्याणी पर होयसला सेना ने आक्रमण किया और तैल तृतीय पराजित हुआ। कुछ विवरणों के अनुसार उसे बंदी बनाया गया और राजनीतिक कैदी की तरह रखा गया, जबकि कुछ वर्णनों में कहा गया है कि उसे अपदस्थ कर दिया गया और बाद में उसका जीवन विलुप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिणाम स्पष्ट था। तैल तृतीय की पराजय के साथ ही पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का अंत हो गया। होयसला साम्राज्य दक्कन का नया केंद्र बन गया और दक्कन की राजनीति एक नए युग में प्रवेश कर गई। तैल तृतीय की असफलता को केवल उसकी व्यक्तिगत कमजोरी मानना उचित नहीं होगा। वह ऐसे समय में सिंहासन पर आया जब परिस्थितियां पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। साम्राज्य अपनी राजनीतिक ऊर्जा खो चुका था और पड़ोसी शक्तियां अभूतपूर्व तेजी से उभर रही थी। उसके प्रयास सीमित थे, संसाधन क्षीण थे और परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल कि साम्राज्य का पतन लगभग अपरिहार्य हो चुका था। इस प्रकार तैल तृतीय के अल्प शासनकाल ने 3 बातें स्पष्ट कर दीं: चालुक्य साम्राज्य की अंतर्निहित कमजोरी, होयसलों का उभार और दक्कन के राजनीतिक मानचित्र में एक नए युग का आगमन। सोमेश्वर चतुर्थ तथा चालुक्य सत्ता का विनाश। सोमेश्वर चतुर्थ पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का वह अंतिम दुर्भाग्यपूर्ण शासक था, जिसके शासनकाल में इस महान साम्राज्य की राजनीतिक धारा अंततः समाप्त हो गई। तैल तृतीय की पराजय के बाद साम्राज्य व्यावहारिक रूप से टूट चुका था, परंतु चालुक्य सत्ता का अंतिम प्रतीक सोमेश्वर चतुर्थ ही था। उसके शासनकाल को समझना वस्तुतः उस ऐतिहासिक क्षण को समझना है जब दक्कन की शक्ति धुरी बदल रही थी। चालुक्यों के स्थान पर होयसले, यादव और काकतीय क्रमशः नए केंद्र बन रहे थे। सोमेश्वर चतुर्थ जब राजनीतिक मंच पर आया, तब चालुक्य साम्राज्य अपने पतन की अंतिम सांसें ले रहा था। कल्याणी जैसे महत्वपूर्ण नगर पर अब चालुक्यों का वास्तविक नियंत्रण शेष नहीं रह गया था। तैल तृतीय की असफलताओं और पराजयों ने साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया था कि प्रांतों ने चालुक्य सत्ता से अपना नाता लगभग तोड़ दिया था। सामंत स्वतंत्र हो चुके थे और साम्राज्य अब केवल नाम मात्र का चालुक्य राज्य रह गया था। ऐसी परिस्थितियों में सिंहासन ग्रहण करने वाले सोमेश्वर चतुर्थ के पास न तो सुदृढ़ सेना थी, न संसाधन, न राजनीतिक समर्थन और न ही वह ऊर्जा जो चालुक्य साम्राज्य की चमक वापस ला सके। फिर भी उसने कल्याणी के आसपास छोटा सा प्रशासनिक ढांचा बनाए रखने का प्रयास किया। उसके समय में चालुक्य राजमुद्रा और उपाधियां भले ही अस्तित्व में रही हों, पर व्यवहार में इनका कोई प्रभाव नहीं बचा था। उसके सामने सबसे बड़ा संकट था होयसला शक्तियों का विस्तार, विशेष रूप से नारसिंह प्रथम का प्रबल आक्रमण। होयसला साम्राज्य न केवल सैन्य रूप से सशक्त था, बल्कि दक्कन की राजनीति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्पित भी था। तैल तृतीय की पराजय के बाद होयसलों ने दक्कन में अपना प्रभुत्व और अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया। सोमेश्वर चतुर्थ इस बढ़ती आंधी के सामने सूखी पत्ती की तरह था, बिना किसी रक्षा व्यवस्था के, बिना किसी राजनीतिक समर्थन के। दूसरी ओर यादव वंश का उदय हो रहा था।
देवगिरी से यादव शक्ति धीरे धीरे कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को अपने अधीन लाने लगी। यादवों का प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ था और वे चालुक्यों की हर कमजोरी का लाभ उठाने में पीछे नहीं थे। सोमेश्वर चतुर्थ के शासनकाल में यादवों ने कई चालुक्य प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी हाथों से निकल गया। इसी समय काकतीय वंश वारंगल से उभर रहा था। चालुक्यों के पूर्वी प्रदेशों, विशेषकर आंध्र के भीतर, काकतीयों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चालुक्य सत्ता के लिए 3 दिशाओं से आने वाली ये चुनौतियां किसी पर्वत सदृश शक्ति के समान थी। सोमेश्वर चतुर्थ के पास उनका सामना करने की शक्ति नहीं थी। अंततः होयसला सेना ने एक निर्णायक अभियान चलाया। कल्याणी, जो कभी चालुक्यों की गौरवशाली राजधानी थी, अब निराश्रित और असुरक्षित थी। होयसल सेनाएं जब इसके द्वार पर पहुंची, तब सोमेश्वर चतुर्थ के पास प्रतिरोध की कोई स्थिति नहीं थी। संघर्ष बहुत छोटा और लगभग प्रतीकात्मक रहा। होयसलों ने कल्याणी पर कब्जा कर लिया और सोमेश्वर चतुर्थ का राजकीय अधिकार समाप्त हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि सोमेश्वर चतुर्थ या तो बंदी बनाया गया या फिर कल्याणी छोड़कर किसी अन्य स्थान की ओर चला गया, जहां उसका नाम धीरे धीरे इतिहास की धूल में विलीन हो गया। उसके बाद चालुक्य राजवंश का कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक अस्तित्व नहीं रहा। इस प्रकार सोमेश्वर चतुर्थ के पतन के साथ ही पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का अंतिम पतन हुआ। यह केवल एक राजा की पराजय नहीं थी, यह दक्कन की एक पूरी राजनीतिक परंपरा, एक युग और एक सांस्कृतिक राजकीय धारा का अंत था। चालुक्य राज्य, जो कभी दक्कन में चोलों, राष्ट्रकूटों, पल्लवों और अन्य शक्तियों को चुनौती देता था, अब इतिहास के पन्नों में समा गया। चालुक्य सत्ता के विनाश के कारण स्पष्ट हैं। लंबे युद्धों से हुई आर्थिक क्षति, सामंती विद्रोहों का उभार, शक्तिशाली नए वंशों का उदय, आंतरिक प्रशासनिक कमजोरी और केंद्रीय सत्ता की राजनीतिक ऊर्जा का क्षय। सोमेश्वर चतुर्थ केवल अंतिम ध्वजावाहक था। वह साम्राज्य को बचा नहीं सका क्योंकि साम्राज्य बहुत पहले ही टूट चुका था। Please like, subscribe and comment.